बिहार चुनाव के नतीजों के बाद में क्या होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या विपक्ष चुनाव का बहिष्कार कर सकता है या करना चाहिए या आगे होगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में अब एसआईआर को लेकर के एक लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव के नतीजों के बाद में यह खुल करके कह दिया है कि एसआईआर होनी चाहिए और युवा एसआईआर को लेकर के सामने आए। लेकिन उसी एसआईआर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। 65 लाख लोगों के बिहार के अंदर वोट काट दिए गए, यह कहा गया। और उसके बाद में आप स्थिति देखिए, खुद अमित शाह 160 सीटों का अनुमान बता रहे थे और बीजेपी 202 सीटों पर एनडीए वहां पर पहुंच गई। बीजेपी का खुद का स्ट्राइक रेट 90 सीटों का, यानी 90%, 95% बीजेपी का स्ट्राइक रेट इस चुनाव के अंदर दिखाई दिया। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के मैंने बात की है कि विपक्ष अब क्या करेगा। वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार से कि अंदर की खबर क्या है, अब विपक्ष को क्या करना चाहिए, विपक्ष क्या कर सकता है, क्या चुनाव में चुनावों का बहिष्कार करना ये एक जरिया हो सकता है। अब अगर विपक्ष चुनाव का बहिष्कार कर भी दे तो फिर क्या वाकई चुनाव का बहिष्कार हो भी जाएगा या फिर उसका भी लूप पॉइंट है, यानी उसकी भी काट है बीजेपी के पास में। यह बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर चुनाव का बहिष्कार कर भी दिया गया तो दूसरी पार्टियां हैं, उनको विपक्ष मान लिया जाएगा। जरूरी थोड़ी है कि कांग्रेस विपक्ष का बहिष्कार कांग्रेस को ही माना जाएगा या फिर आरजेडी को ही माना जाएगा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि क्या अब यह समय आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एसआईआर की लड़ाई, एक लंबी लड़ाई, और वो भी एकजुट होकर के लड़ी जाए। बिहार के चुनाव के नतीजे जो निकल करके सामने आए हैं वो कुछ ऐसे हैं कि उस पर यकीन हो नहीं पा रहा है। यानी चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो विपक्ष के नेता हो, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी के नेता। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बिहार के चुनाव ने कम से कम एक राह दिखा दी है कि अगर आप लोग तैयार नहीं हुए, आपने तैयारी नहीं की, तो फिर उसके बाद में बंगाल भी होगा। क्योंकि अब कोई मायने बचे नहीं है कि यह माना जाए कि चलिए बीजेपी यहां पर 2 सीटें 5 सीटें जीतने वाली पार्टी है, यहां तो बीजेपी कम से कम सरकार नहीं बना सकती है। अब बताइए, आरजेडी पूरा विपक्ष वो 35 सीटों पर अगर सिमट करके रह गया तो फिर कुछ भी हो सकता है। यानी जिस विपक्ष को यह माना जा रहा था कि कम से कम विपक्ष 80, 90, 100 सीटों के आसपास तो जरूर होगा, कुछ एक एग्जिट पोल को, इक्का दुक्का एग्जिट पोल को छोड़ दे तो अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह ही दिया है कि बिहार से गंगा बह करके बंगाल तक जाती है, अब बंगाल का जंगल राज उखाड़ करके फेंकना है। तो यानी राज्य दर राज्य बीजेपी का ये बेलगाम रथ, घोड़ा दौड़ते हुए चला जाएगा। और इस घोड़े को कौन रोकेगा, इस पर लगाम कौन लगाएगा और कैसे लगाम लगाई जा सकती है, ये सारे सवाल मुझे लगता है कि आपके जहन में जरूर होंगे। और इन्हीं सारे सवालों को लेकर के मैंने बात की है प्रेम कुमार से, जो कि एक दिन पहले खुद कह रहे थे कि 160 सीटें वो महागठबंधन की आ सकती है। लेकिन यहां तो पूरा मामला ही पलट गया। और इस पर उन्होंने क्या कहा है जरा आप भी कह रहे थे कि 160 सीटें वो महागठबंधन की आ रही थी और अमित शाह भी 160 सीटों तक ही थे। यानी आप भी अगर महागठबंधन की स्थिति देख रहे थे तो 160 से ऊपर नहीं जा पा रहे थे, या अमित शाह भी 160 से ऊपर अपने आप को नहीं दे रहे थे, लेकिन अब ये 202 सीटों तक पहुंच गया नंबर। देखिए, आप कह सकते हैं एक दिन पहले तक हम ये बात कह रहे थे कि महागठबंधन के पक्ष में 2:1 होगा, ये हम कह रहे थे। और यहां तो 3:1 हो गया एनडीए के पक्ष में। तो ये उल्टा ही नहीं, उल्टा और उससे भी कई गुना ज्यादा उल्टा हो गया। तो ये क्यों हुआ? बिहार में अभी हम देख रहे हैं कि महागठबंधन के वोट्स घटे नहीं हैं, वो लगभग इंटैक्ट है। आरजेडी को 1,14,00,000 वोट मिले हैं और 1,14,00,000 पाने वाली पार्टी को
नेता प्रतिपक्ष के लिए आवश्यक सीटें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, 25 सीट अनिवार्य होती है और कभी 24 और कभी 25 पर टैली जा रही है, इस पर अटकल है। और 114 से कम वोट लाने वाले माने 1,14,00,000, 114 का मतलब ये हुआ, तो 1 करोड़ वोट लाने वाली पार्टी बीजेपी, उसको 90 से ज्यादा सीटें मिल रही हैं। 90 लाख वोट लाने वाली जेडीयू, उसको 85 सीटें मिल रही हैं। तो ये जो चौंकाने वाली बात है, ये बहुत बड़ी घटना है। चलिए इसको ऐसे भी देखते हैं कि महागठबंधन और एनडीए के बीच में वोटों का फासला इस बार हो गया है 10%, 10%। ये 10 यानी 37% से थोड़ा ज्यादा, और अभी पूरे वोट गिने जाएंगे तो 38 हो जाएगा महागठबंधन, लगभग पिछले बार जैसा था उसी के आसपास, अभी भी तकरीबन पास में है। तो उससे 10 गुना ज्यादा 47% प्लस एनडीए को वोट मिला। ये हरियाणा वाला पैटर्न है, लेकिन हरियाणा में उल्टा हुआ था। हरियाणा में कांग्रेस की 11% वोट बढ़ने के बाद, कांग्रेस का पिछला वोट जो है 11% बढ़ने के बाद ओवरऑल 9% वोट उनका बढ़ गया था एनडीए का, कुछ ऐसा हुआ था। अब बिहार में महागठबंधन का वोट बढ़ा नहीं, लगभग इंटैक्ट है, और एनडीए का वोट इतना बढ़ गया कि वो 10% की मार्जिन, कहाँ पिछले बार 12,500 का फर्क और कहाँ यहाँ 10% की मार्जिन। ये चौंकाने वाली घटना है, ये हमारी समझ से परे है। ये अगर मालूम होता तो हम क्यों बोलने जाते कि 2:1 हो रहा है, ये किसी को नहीं मालूम था। जी, आप कुछ पूछ रहे थे। ये लेकिन वाकई मतलब ये कहाँ से रातों रात ऐसा हुआ? मैं भी बिहार में कुछ जगह पर घूमा, और मैं ऐसा दावा तो नहीं करता हूँ कि पूरे बिहार में हम लोग घूम पाए, लेकिन कम से कम 10-12 दिनों में हम लोगों ने काफ़ी जगह पर घूमने का काम किया। पहले फ़ेज़ में भी हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, दूसरे में भी किया। ये आपको कहाँ जो है वो समझ में आता है कि 202 सीटों का रुझान, या एकदम से ये 202 तक चीज़ें जो पहुँच गई, ये कहाँ कोई चीज़ ऐसी थी जिसको ग्राउंड पर कोई पत्रकार काम कर रहा था, या फिर जो एग्जिट पोल थे उसमें भी इक्का-दुक्का एग्जिट पोल को छोड़ दें। तो 200 तो कोई नहीं दे रहा था। अभी ये प्रदीप लेकर के आए, प्रदीप गुप्ता, वो भी नेक टू नेक फाइट ही दिखा रहे थे, या बीजेपी को 140 तक मैक्सिमम लेकर के गए। ये 200 वाला जो फिगर है, ये आया कहाँ से? क्योंकि लोग तो मजाक उड़ा रहे हैं, सोशल मीडिया पर मीम बने हुए हैं कि ज्ञानेश जी थोड़ा ज्यादा कर दिया, 15-20 कम करते लोग शक करने लगे हैं। तो ये क्या वाकई ज्ञानेश गुप्ता फैक्टर है, वोट चोरी वाला फैक्टर है? क्या है ये 200 कहां कैसे पहुंचा? देखिए, जो एसआईआर शुरू हुआ था, हम्म। एक चुनाव के बारे में वोटर लिस्ट वगैरह तैयार हो गया था। एसआईआर शुरू करने के लिए कहीं कोई चर्चा नहीं हुई जब इस पूरे साल में, और अचानक से एसआईआर शुरू करने की कवायद शुरू हो गई। तो ये फैसला चुनाव आयोग का अगर होता तो चुनाव आयोग अपनी प्रक्रियाओं में कहीं ना कहीं इसका जिक्र करता। ये फैसला चुनाव आयोग का था ही नहीं, इसलिए अचानक हुआ। और इस फैसले में क्या हुआ, 69 लाख, पहले 65 लाख वोट हटाए गए, और फिर और 4 लाख, करीब 69 लाख वोट हटाए गए, फिर 22-23 लाख वोट जोड़े गए, और इस तरह से चीजें हुई। तो जो हटाए गए उसमें भी पसंद नापसंद का ख्याल था। महिलाएं, जिनके 60% जो हटाए गए वोटर्स थे, उसमें महिलाएं 60% थी। मतदाताओं में पुरुष और स्त्री का अनुपात घट गया, या अंतर बढ़ गया बोलिए, स्त्री का अनुपात घट गया। और इसी तरीके से जो वोटर्स एडिशन हुए, वो एडिशन किसके हुए, ये चौंकाने वाली बात रही। क्योंकि जो वोटर एडिशन हो रहे थे उसमें ये बात सामने आ रही है कि बिहार से बाहर रह रहे लोग, कोई एक 3-3 बार वोट दे रहा है, यानी प्यूरिफिकेशन कर रहे थे वोटर लिस्ट का, और उसको आपने और इम्प्योर बना दिया। यानी प्योर करने के नाम पर इम्प्योर वोटर लिस्ट तैयार हुआ, ये हम कह रहे हैं। तो नतीजा ये हुआ कि वोटर्स की संख्या एसआईआर करने के कारण
पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले कम हो गई, लेकिन वोट प्रतिशत बहुत बढ़ा। तो वोट प्रतिशत कैसे बढ़ा, क्यों बढ़ा, किसका बढ़ा, तीनों बातें हैं। तो वोट प्रतिशत बढ़ना तो अच्छी बात मानी जाती है, अच्छे नतीजे आते हैं, लेकिन इस बार वोट प्रतिशत उन जो जोड़े गए, जो रहस्यमयी लोग हैं, उनके कारण बढ़ा, क्योंकि ओवरऑल वोटर्स तो कम हो गए थे पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले। अब इसको ऐसे देखिए, जिस दिन चुनाव आयोग जारी कर रहा था, आयोग चुनाव की घोषणा कर रहा था, उस दिन 7,43,00,000 वोटर्स बताए, मैंने कल ट्वीट भी किया था। और जिस दिन चुनाव संपन्न होने के बाद अच्छा मतदान और महिलाओं का प्रतिशत बता रहा था चुनाव आयोग, उसी प्रेस रिलीज में बताया कि 7,45,00,000 मतदाता हो गए। तो 6 नवंबर से 11 अक्टूबर के बीच ये 1,70,000 वोटर जो जुड़े, ये कौन से तरीके से जुड़े, इसकी पारदर्शिता क्या है, ये कैसे जुड़े, कौन लोग हैं ये, पहली बार के वोटर थे, क्या हुआ, इसके बारे में कुछ बताएंगे। फाइनल वोटर लिस्ट कौन था जिस पर चुनाव हुए, ये सारी चीजें रहस्यमय बनी हुई हैं। और उसके बाद जो टोटलिटी में वोटर्स ऐड हुए और बने, उसमें है कि जो नया फैक्टर हुआ, महागठबंधन का वोट बढ़ा नहीं, वोटर टर्न आउट बढ़ गया। तो जो टर्न आउट बढ़ा, उस सब का सब जाकर के एनडीए को वोट कर दिए क्या? भाई मान लिया, चलिए महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ गया, तो महिलाओं का वोट प्रतिशत तो पहले भी बढ़ता था। पहले एनडीए 1% से लीड करता था महिलाओं के मामले में, 1% ज्यादा वोट महिलाएं करती थी एनडीए को महागठबंधन के मुकाबले। इस बार कितना ज्यादा महिलाओं ने वोट कर दिया, ये अभी आंकड़ा आया नहीं है, लेकिन कितना कर दिया कि चुनाव बदल जाएगा। 10% का फर्क है, उसमें तो पुरुष भी हैं, खाली महिलाएं तो है नहीं। तो ये चुनाव सिर्फ महिलाओं ने नहीं बदला, ये चुनाव एक्चुअल वो अचानक बढ़े हुए वोट्स एक बारगी उधर कैसे चले गए, इसका रहस्य जो है, उसी रहस्य में छिपी हुई ये बात कि ये चुनाव कैसे बदला। वरना महागठबंधन के प्रति अगर गुस्सा होता तो महागठबंधन के वोट्स कम होते, सीट कम नहीं होती। लेकिन वोट कम मोदी जी होते ने कहा कि जी, लोहे को लोहा काटता है, और इनके पास में एमवाई का समीकरण था, यानी मुसलमान और यादव, और हमारे पास में एमवाई का नया समीकरण है महिला और युवा। तो उसमें युवाओं का वोट भी वो अपनी तरफ ही काउंट कर रहे हैं। देखिए, ये एमवाई तो तेजस्वी ने बताया था कि हमारा एमवाई जो है महिला और युवा है, जिसको अब एनडीए बता रहा है कि अपना उनके ठप्पा साथ लगा रहे हैं। युवा है। तो युवा हम्म, क्या, जो इतने दिनों से अग्निवीर के समय आंदोलन कर रहे थे, जो पेपर लीक को लेके आंदोलन कर रहे थे, जो कि कभी वो शांति नहीं हुई, युवा तो लगातार आंदोलनरत रहा। युवाओं को तेजस्वी ने अपने अपने पीछे किया, उनके पीछे भीड़ जुटी, तो ये एक फैक्टर है। दूसरी बात, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि उनकी बात सच है, सब लोग उनसे आकर्षित थे और मुद्दा नहीं था महागठबंधन के पास, तेजस्वी के नाम पर जंगल राज चस्पा था, राहुल गांधी के नाम पर वोट चोरी चस्पा था, जिससे जनता जुड़ नहीं रही थी, ये सब बात मान लीजिए, ठीक है। तो क्या हुआ, तो क्या जनता जो जन सुराज आया था, जन सुराज ने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कही थी, वो पलायन रोक रहे थे, वो विकास कर रहे थे, वो युवाओं को जोड़ रहे थे, जितनी अच्छी बातें होती थी सब कर रहे थे। तो जनता ने, एक समय लग रहा था उनका साथ दे रही, लेकिन जनता ने उनका साथ भी नहीं दिया। तो बीजेपी और जेडीयू ने ऐसा कौन सा काम कर दिया कि 10% वोट उनको एक्स्ट्रा जुड़ गए, वो 10,000 रुपए के कारण। 10,000 रुपए तो महिलाओं को मिले, महिलाओं का हमने कह दिया कि इतना बड़ा परिवर्तन नहीं है, वोट में तो 4,90,000 महिलाएं ही पुरुष से ज्यादा हैं। तो महिला पुरुष सबने मिल करके ना 10% वोट बनाया, केवल महिलाओं ने तो नहीं बनाया, जो अंतर वाला वोट है। तो इस तरह से हमें ये संदिग्ध लग रहा है, अगर विकास आपको के नाम आपको पर। ये चुनाव के नतीजे संदिग्ध लग रहे हैं, तो इसमें एक सवाल ये भी है कि
और ये सोशल मीडिया पर आज भी पूछा जा रहा है, पहले भी कई बार पूछा गया कि जब जब चुनाव के बाद में चुनाव नतीजों को लेकर के कहा जाता है कि कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, कहीं न कहीं चुनाव के नतीजे संदिग्ध हैं, तो क्या विपक्ष के पास में ये ऑप्शन था कि विपक्ष जो है वो इस चुनाव का बहिष्कार कर दे? क्योंकि 35 सीटें आज हैं, 202 सीटें उस तरफ हैं, 35 सीटें विपक्ष के पास में है। तो 35 सीटें आना और ना आना इसमें क्या ही जो है फर्क है? तो क्या विपक्ष को अगर बहिष्कार कर देता तो एक बड़ा मैसेज जाता कम से कम? इस नतीजे से तो कम से कम वो शायद बड़ा मैसेज था। या आपको कोई ऐसी संभावना दिखाई देती है या पहले कोई अगर ऐसा कोई आप संदर्भ बता पाएँ कि ऐसे बहिष्कार हुआ और फिर इस तरीके से चीजें बदली, तो क्या इसमें कोई आपको संभावना दिखाई देती है बहिष्कार वाली? बहिष्कार लोकतांत्रिक तरीका है। हुँ, जब लोकतंत्र मजबूत होता है तो लोकतांत्रिक तरीकों की अहमियत होती है। जब लोकतंत्र की लाश पर ही सब कुछ करना है तो लोकतांत्रिक पैटर्न की इज्जत कौन करेगा? अगर विपक्ष डिसीजन ले भी ले कि हम चुनाव का बहिष्कार करते हैं, तो विपक्ष तो ऐसा है नहीं कि सब कुछ एकजुट रहेगा, कोई जनसुराज होगा, कोई बीएसपी होगी, कोई दूसरी और पार्टियां होंगी, वही विपक्ष के रूप में सामने होगा। कभी हुँ, ऐसा नहीं होगा कि सत्ता के खिलाफ कोई खड़ा ना हो, वही विपक्ष हुँ, हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि बहिष्कार करने से हम डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है जिसको बचाना चाहते हैं, उससे ही खुद को बाहर कर रहे हैं। इसलिए बहिष्कार मेरे ख्याल से बहुत उचित फैसला नहीं होता या नहीं होगा। तो फिर ये होगा कि आप चुनाव भी लड़ेंगे और चुनाव की आलोचना भी करेंगे। इसके सिवा हुँ, चारा क्या है? चुनाव नहीं लड़ेंगे तो उनको एक तरफा जीत मिलेगी और उनको कम खर्च में कम मैनेज करके वो जीतेंगे। तो ये संघर्ष है, इसी को स्ट्रगल बोलते। चीजें अगर आसान होती तो बहुत पहले हो जाती। हम ये देख रहे हैं कि ये बहुत मुश्किल डगर है, लेकिन जब अपने ऊपर बीतती है तब लोग उसको ज्यादा समझते हैं। पहले कांग्रेस केवल इस चीज को महसूस करती थी, कांग्रेस की एक के बाद एक सरकारें छिनती चली गई, कांग्रेस इसको समझती थी, कोई साथ देने वाला नहीं होता था। अब अब उद्धव ठाकरे भी इस चीज को समझ रहे हैं, अब अखिलेश यादव भी इस चीज को समझ रहे हैं, अब तेजस्वी यादव भी इस चीज को समझ रहे हैं। तो अब हालांकि बीजू जनता दल बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, समझ तो वो भी गए, ममता बनर्जी भी समझ रही हैं, केजरीवाल भी समझ रहे हैं। तो समझने लेकिन वाले लोगों की तादाद बढ़ गई है, लेकिन इसलिए इस बात की संभावना। जी। प्रधानमंत्री तो कांग्रेस को ही उल्टा कोस रहे हैं कि कांग्रेस वो सहयोगियों के लिए खतरनाक है और कांग्रेस तो खुद यूपी में जो है वो 30 साल से यूपी में बाहर है, फिर गुजरात में बाहर है, ऐसे ही 35 साल से बिहार में बाहर है, बंगाल में भी बाहर है। तो कांग्रेस तो आ ही नहीं रही है और कांग्रेस और आरजेडी में तो 2-4 दिनों में झगड़ा होने वाला है। कांग्रेस तो मुस्लिम लीगी और माओवादी पार्टी बन गई है, खुद कांग्रेस टूट जाएगी। ये कांग्रेस को लेकर उनका डर बोल रहा है, क्योंकि इस देश में उनके प्रतिरोध में कोई समांतर पॉलिटिक्स अगर कोई कर सकता है, उसका संयोजन कर सकता है, कोई लीडरशिप दे सकता है, कोई इंडिया गठबंधन बना सकता है, तो वो कांग्रेस है। इसलिए ये इस बात की पुष्टि करता है कि कांग्रेस ही उनको जवाब दे सकती है। क्योंकि आप ऐसे भी देखिए, सहयोगी दलों के लिए कौन खतरा बना है? भाई चिराग पासवान की पार्टी को दो हिस्सों में किसने बांटा? आपको महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी को किसने बांटा? भाई भाई में किसने झगड़ा लगाया? कौन सा स्टेट है जहां उन्होंने पार्टियां नहीं तोड़ी, परिवार नहीं तोड़े, हेट पॉलिटिक्स नहीं की, निगेट करने वाली पॉलिटिक्स की, हमें जाट के खिलाफ गोलबंदी करनी है कि हमें मराठा के खिलाफ गोलबंदी करनी है, हमें पाटीदार के खिलाफ गोलबंदी करनी है। इस तरह की पॉलिटिक्स को किसने बढ़ाया? तो इसकी पॉलिटिक्स माने कहते हैं ना, सारे वो चूहे चली हज को, बिल्ली हम्म, चली हज को चूहे तो खाकर। चूहे खा के बिल्ली हज को हाँ, चली। तो वो हाल है कि आप चूहे खाकर हज को चल रहे हैं।
तो इस तरह से हम बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं, तो ये कांग्रेस के लिए अच्छी बात है। तो ये जिस तरीके से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज ट्यून दिखाई दी कि ये बिहार से गंगा बह करके बंगाल जाती है, अब यहाँ पर जंगल राज उखाड़ करके फेंक दिया, कट्टे वाली सरकार फिर नहीं आएगी, बिहार 25 साल की एक नई स्वर्णिम यात्रा पर निकल पड़ा है, अब बंगाल में जंगल राज को उखाड़ करके फेंकना है। तो क्या जो एसआईआर का आप यहाँ पर मुद्दा उठा रहे हैं, एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एसआईआर वो सही चीज है, युवा वो मतदाता सूची को शुद्ध करवाएं और बंगाल अगला निशाना है, बंगाल से जंगल राज को उखाड़ करके फेंकना है। जो बिहार में हुआ वही बंगाल में होगा। देखिए, निश्चित रूप से होगा। हम्म। ये बंगाल में भी वो बिहार जैसा ही चुनाव नतीजे अंजाम देंगे। हालांकि पिछली बार सफल नहीं हुए थे, लेकिन इस बार सफल हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने टेक्निक अपनी समृद्ध कर ली है। कैसे चुनाव जीता जाता है उनको पता चल चुका है। तो पहले वॉशिंग मशीन वगैरह तमाम तरह की चीजें थी, वॉशिंग मशीन वाली चीजें बंगाल में नहीं चली थी, लेकिन ये जो तरीका है एसआईआर, इसका पहला शिकार बिहार हुआ है, अगला शिकार बंगाल होगा, ये तय लगता है। यानी अब तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है ना। बंगाल को लेकर के कहा जाता था कि बंगाल में ममता बनर्जी वो 40% से शुरू करती है, 30% से शुरू करती हैं, बीजेपी के लिए मुश्किल यहाँ है, 60% पर ममता बनर्जी को गिना जाता था। तो अब तो इसमें कोई वो लिमिट ही नहीं बची है। अब कौन इस बात को कह सकता था, कल तक कोई इस बात को क्या मानता कि बीजेपी जो है वो 95 पर चली जाएगी, कांग्रेस 2 सीटों पर 4 सीटों पर सिमट जाएगी, या आरजेडी 20-25 सीटों की पार्टी है। मुझे लगता है कोई यकीन मानने के लिए तैयार नहीं होगा। तो अब तो फिर बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार के भी गिनती के दिन बचे हैं, ये तय ही है। फिर रोकेंगे कहां पर, किस तरीके से रुकेगा, समाधान क्या है इसका? देखिए, इसका समाधान जो वोट चोरी के तौर तरीकों को लेकर के एकजुट होकर के सुप्रीम कोर्ट पे पहुंचना है, और इसका समाधान कानूनी लड़ाई लड़नी है और जनता को जागरूक करना है। यही 2 तरीके हैं। चुनाव आयोग को आप सुधार लेंगे, वो संभव नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग को तय करने वाले लोग उनकी मुट्ठी में हैं, जो लोग उनको तय करते हैं। जी। यानी आप ये कह रहे हैं कि सड़क की भी और संसद की एक नई लड़ाई की शुरुआत जो होगी, तभी जाकर के एसआईआर और चुनाव आयोग और चुनाव वो फिर बच पाएगा, आप यानी ये कह रहे हैं? कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन एसआईआर को गलत मंशे से, गलत तरीके से इस रूप में अंजाम दिया जा रहा है कि चुनाव को मैनेज किया जा सके, इसीलिए एसआईआर गलत हो रहा है। चलिए, तो देखते हैं कि अब विपक्ष इस मामले में कैसे वो सामने आता है और सड़क की लड़ाई या संसद की लड़ाई में कहां तक विपक्ष कामयाब हो पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।